हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि अभी हम इसमें संविधान को कवर कर रहे हैं। हमने संविधान में प्रस्तावना, संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां, संविधान का जो पहला भाग है जिसे संघ और उसका राज्य क्षेत्र कहा जाता है, संविधान के अंतर्गत जो दूसरा भाग है जिसे नागरिकता कहा जाता है, संविधान के मौलिक अधिकार, और ऐसे ही करके बहुत सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है। प्लेलिस्ट में ये सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी, तो वहां से जाकर के आप सारी क्लासेज को देख सकते हैं। सबसे पहले हम संविधान पढ़ेंगे, संविधान के बाद हम मूल विधि पढ़ेंगे। मूल विधि को पढ़ने के बाद जो जीके जीएस के और सब्जेक्ट हैं जहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे हम। इसके बाद हम यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इस तरह से हम एग्जाम से पहले पहले अपनी पूरी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी में जीके जीएस सेम ही पूछा जाता है। तो आप यहाँ से सभी क्लासेस को बहुत आराम से देख सकते हैं। यहाँ से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। मूल विधि आपके सिलेबस में नहीं है, मूल विधि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो आप उसे स्किप कर दीजिएगा। बाकी जितने भी टॉपिक हम कवर करेंगे, संविधान आपके एग्जाम में अच्छा खासा पूछा जाता है। इसके अलावा जितने भी हम अभी जीके जीएस के सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इन सभी के जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो भी सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट कर दिए जाते हैं, कोई नए प्रश्न नहीं दिए जाते हैं। तो आप यहाँ से अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एसएससी या रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीके जीएस पूछा जाता है, तो सभी क्लासेज आप भी देख सकते हैं। आपको इसी चैनल पर जीके जीएस फॉर यूपीएसआई 2025 नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, सभी वीडियोज को एक एक करके कवर करते जाइए और इन्हीं टॉपिक्स का बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जो रिवीजन होता है वही रिजल्ट दिलाता है आपको और वही सिलेक्शन दिलाता है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप कितना भी पढ़ाई कर लें, आपको एग्जाम हॉल में कुछ भी याद नहीं आएगा। और अगर आप एग्जाम हॉल में उसे जितना भी आपने पढ़ा है उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपके पढ़ने या न पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। तो रिवीजन अच्छे तरीके से करते जाइए, क्योंकि रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। रिवीजन आपके लिए मस्ट है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पढ़ाई शुरू ही नहीं की है तो फिर प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, एक एक करके वीडियोस देखते जाइए, एमसीक्यू लगाइए, आपकी सारी प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगी। आप निश्चिंत होकर यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है या आज का हमारा जो चैप्टर है वो है संविधान का भाग 4 डीपीएसपी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है संविधान के भाग 4 में और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जिक्र किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको पता है कि संविधान, जो भारत का संविधान है, वो एक तरह से बारोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी उधार का संविधान कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें इकट्ठा करके या अलग अलग देशों से अलग अलग अवधारणाएं और चीजें उधार लेकर के हमारे संविधान में शामिल की गई हैं। तो फिर डीपीएसपी को यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो ये दो पॉइंट आपसे बहुत बार प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है कि ये किस तरह के अधिकार हैं। तो जब हमने मूल अधिकार पढ़ा था तो हमने देखा था कि मूल अधिकार राजनीतिक और नागरिक अधिकार होते हैं, लेकिन डीपीएसपी जो होते हैं वो सामाजिक और आर्थिक तरह के अधिकार होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब चलिए, हम जो भी नीति निर्देशक सिद्धांतों या नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल आते हैं उनको एक एक करके समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 36 में लिखी गई है राज्य की परिभाषा। जब हमने मूल अधिकारों को पढ़ा था तो उसमें भी हमने देखा था कि आर्टिकल 12
जो मूल अधिकारों का पहला आर्टिकल था उसमें भी राज्य यानी स्टेट की परिभाषा दी गई थी। तो यहाँ पर आर्टिकल 36 में भी राज्य यानी स्टेट की डिफिनीशन दी गई है। इसके बाद आर्टिकल 27 में डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है, ये बात कही गई थी। आपसे कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि जो डीपीएसपी हैं और जो मूल अधिकार हैं उनमें डिफरेंस क्या है। तो मूल अधिकार प्रवर्तनीय होते हैं, यानी अगर आपका मूल अधिकार आपसे छीना जा रहा है तो आप कोर्ट में जा करके उसे लागू करने के लिए केस कर सकते हैं। लेकिन अगर डीपीएसपी लागू नहीं किया जा रहा है तो इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, इसे लागू नहीं करवाया जा सकता है। ये डिफरेंस है मूल अधिकार और डीपीएसपी में। तो डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है या इन्हें कोर्ट में लागू नहीं करवाया जा सकता है, ये बात इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये बात लिखी है आर्टिकल 37 में। आर्टिकल 38 में लिखा गया है कि राज्य कल्याणकारी राज्य की या देश की स्थापना करेगा, यानी एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करेगी सरकार। इसमें कहा गया है कि वेलफेयर स्टेट की स्थापना करने के लिए सरकार दो तरह के काम करेगी। पहला काम लिखा गया है 38A में, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सरकार देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को प्रदान करने का काम करेगी और इस तरह से सरकार एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करेगी, ये बात कही गई है। 38B में कहा गया है राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगी। तो आय की असमानता को समाप्त करने का सरकार प्रयास करेगी, लेकिन सरकार अभी तक इसके लिए बहुत अच्छा कोई काम नहीं कर पाई है। तो आपको 38B याद रखना है कि राज्य आय की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगी। 38B में ऐसा कहा गया है। तो आर्टिकल 38 में आपको याद रखना है कि कहा गया है कि राज्य एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य बनाने की कोशिश करेगा और उसके लिए वो ये दो काम करेगा। पहला, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी व्यक्तियों को प्रदान करने का कार्य करेगा और दूसरा, राज्य आय की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 39 में कहा गया है कि जब भी राज्य नीतियां बनाएगी, कोई भी नीति अगर राज्य बनाता है यानी सरकार बनाता है, तो वो इन चार चीजों का ध्यान रखेगी नीतियां बनाने के समय। तो इसमें पहला लिखा गया है पुरुष और स्त्रियों को समान रूप से जीविकोपार्जन के साधन राज्य प्रदान करने का काम करेगा। जब भी सरकार कोई नीति बनाएगी या नीति को किसी लागू करने की कोशिश करेगी तो वो इन चार चीजों का ध्यान रखेगी। इनमें से पहली बात ये लिखी गई है कि जब भी सरकार कोई नीति बनाएगी तो सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि स्त्रियों को और पुरुषों को समान जीविकोपार्जन के साधन प्राप्त हों। यानी ऐसा नहीं होगा कि राज्य कह दे कि महिलाएं सिर्फ हाउसवाइफ्स बनकर रहेंगी और पुरुष नौकरी करेंगे। जितनी भी जीविकोपार्जन के साधन हैं उन सबको प्राप्त करने का अधिकार पुरुष और स्त्रियों को समान रूप से राज्य प्रदान करेगा, ये बात लिखी गई है आर्टिकल 39A में। 39B में लिखा गया है कि जो राज्य है वो भौतिक संसाधनों का समता पूर्वक वितरण करेगा, यानी राज्य या सरकार जो भौतिक संसाधन है उनका इस तरह से वितरण करेगा कि अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। भौतिक संसाधनों का मतलब है जैसे जमीन है, जैसे तालाब है, नदियां हैं, इन सभी का इस तरह से सरकार वितरण करेगी कि अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। 39C में कहा गया है उत्पादन के जितने भी साधन हैं या जो धन है उसका केंद्रीयकरण नहीं होगा, सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी। केंद्रीयकरण का मतलब आप समझते हैं, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो उत्पादन के साधन हैं यानी जो आर्थिक संसाधन है या धन है वह किसी एक व्यक्ति तक या कुछ लोगों तक सीमित होकर के न रह जाए, उसका सभी लोगों में वितरण अच्छे तरीके से और समान तरीके से हो। 39D में लिखा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन सरकार प्रदान करेगी, यानी पुरुष और स्त्री को अगर कोई समान कार्य में लगाया जा रहा है तो उसके लिए सरकार पुरुष और स्त्री दोनों को समान वेतन प्रदान करेगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए अभी आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो गया, तो सरकार ऐसा नहीं कहेगी कि जो मेल एसआई हैं उनका वेतन हम अलग देंगे और जो फीमेल एसआई हैं उनको हम अलग सैलरी देंगे, क्योंकि मेल हो या फीमेल हो दोनों एसआई हैं, दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं, समान कार्य कर रहे हैं,
इसलिए उनको समान वेतन प्रदान किया जाएगा। ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 39 के डी में। इसके बाद आर्टिकल 39 ए में लिखा है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सरकार प्रदान करेगी। इसी के लिए सरकार ने नालसा बनाया था, जिसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जाता है। तो सरकार ने 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में इस आर्टिकल को शामिल किया था। आपको ये बात समझनी है, ये मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया और इसमें जोड़ा गया कि सरकार समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता लोगों को प्रदान करने का प्रयास करेगी। इसी के लिए सरकार ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का गठन किया था। तो ये आर्टिकल आपको समझ में आ गए होंगे और याद हो गए होंगे। अब हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 40 में लिखा है कि सरकार ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगी जब वह अपने आप को सक्षम समझेगी इस काम के लिए, यानी जब सरकार सक्षम होगी तो वो ग्राम पंचायतों के गठन का काम करेगी। यह आर्टिकल आपसे बहुत पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। फिर आर्टिकल 41 में कहा गया है कि जब सरकार आर्थिक रूप से सक्षम होगी या जब सरकार अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम मानेगी, समझेगी, तब सरकार शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी आदि में लोक सहायता प्रदान करने का काम करेगी। तो सरकार एक तो शिक्षा का अधिकार प्रदान करेगी, एक दूसरा काम का अधिकार प्रदान करेगी और तीसरा बेरोजगारी की स्थिति में, बुढ़ापे की स्थिति में, बीमारी की स्थिति में लोक सहायता प्रदान करेगी। इसीलिए सरकार कई सारी स्कीम्स समय समय पर लाती रहती है, जैसे वृद्धा पेंशन दी जा रही है या जैसे 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करवाने की बातें सरकार करती है। तो ये सब लोक सहायता के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, बेरोजगारी और बुढ़ापे, बीमारी में लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार आर्टिकल 41 में दिया गया है। अब आर्टिकल 42 समझते हैं। देखिए, काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार सरकार ने आपको दे दिया। याद करने के लिए आप इस तरह से याद रखिए कि आर्टिकल 41 में काम का अधिकार आपको मिल गया। अब काम जब आप करने जाएंगे तो आपको वहां पर न्याय संगत और मानवोचित दशाएं भी मिलनी चाहिए। तो आर्टिकल 42 में लिखा है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं सरकार प्रदान करने का काम करेगी। जैसे इसी में न्याय संगत दशाएं और मानवोचित दशाएं क्या होती हैं, ये समझिए कि सरकार काम के घंटे तय करती है। सरकार कहती है किसी व्यक्ति से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा। सरकार संडे को आपको ऑफ देती है, संडे को आपको छुट्टी देती है। ये सारी चीजें आती हैं काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के अंतर्गत। तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं सरकार प्रदान करने का काम करेगी, ये लिखा गया है आर्टिकल 42 में। इसके अलावा इसी में लिखा गया है कि सरकार महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करेगी। तो प्रसूति सहायता में किसी महिला को अवकाश देती है सरकार, लेकिन सभी महीने की सैलरी उसके अकाउंट में जाती रहती है। जैसे सरकार ने इसी के लिए मातृत्व अवकाश अधिनियम 1961 बनाया है और इसमें 2017 में संशोधन किया गया है। तो संशोधन के बाद ये कहा गया था कि 26 सप्ताह का अवकाश किसी महिला को जो प्रेग्नेंट है उसको दिया जाएगा। 26 सप्ताह तक किसी महिला को अवकाश भी दिया जाएगा, यानी छुट्टी भी दी जाएगी और उसका जो वेतन है या सैलरी है वो उसके अकाउंट में जाती रहेगी। इसे ही प्रसूति सहायता कहा जाता है। तो प्रसूति सहायता की बात भी आर्टिकल 42 में की गई है, आपको याद रखना है। आर्टिकल 41 में सरकार ने आपको काम का अधिकार दिया। आर्टिकल 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं आपको दे दी सरकार ने। अब अगर सरकार आपको काम नहीं दे पाती है तो आर्टिकल 43 में कहा गया है कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगी सरकार, ताकि आप अपना कुटीर उद्योग यानी छोटे मोटे जो उद्योग धंधे हैं उनको कर सकें। आर्टिकल 43 के अंतर्गत एक और आर्टिकल जोड़ा गया है, आर्टिकल 43A। इसमें कहा गया है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी या भूमिका को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, ताकि जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उद्योग धंधों में, उनके अधिकारों को छीना ना जा सके, उनकी भी थोड़ी
भूमिका उसमें सुनिश्चित की जा सके, उनको भी थोड़ी भागीदारी उद्योगों में दी जा सके। तो आर्टिकल 43 में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी की बात की गई है। फिर आर्टिकल 43 में ही एक और आर्टिकल जोड़ा गया है, आर्टिकल 43B। इसे जोड़ा गया है 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। जब हमने संविधान का भागों वाला चैप्टर पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि भाग 9B के अंतर्गत सहकारी समितियों को रखा गया है और इसे 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 43B में भी लिखा गया है कि सरकार सहकारी समितियों की स्थापना करने का अधिकार लोगों को देगी या सरकार सहकारी समितियों की स्थापना करने का प्रयास करने वाले लोगों को सहायता प्रदान करेगी। तो आर्टिकल 43B भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, हमने सबसे पहले इधर के 4-5 आर्टिकल्स को याद किया था, इसके बाद हमने ये 4 आर्टिकल याद कर लिए। अगर ऐसे ही आप ग्रुप में डिवाइड करके 4-4, 5-5 आर्टिकल्स को याद करेंगे, ट्रिक बना लेंगे उनकी, तो आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा। तो इतने आर्टिकल आपको याद हो गए। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में लिखा है समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ये बहुत चर्चित मुद्दा है, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। इस समय सरकार इसे लागू करने का भी प्रयास कर रही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्योंकि इस समय चर्चित है, ये इस समय का एक टॉपिक है करेंट अफेयर्स का, तो इसके बारे में हमें डिटेल में समझना है क्योंकि घुमा फिरा के आपसे यहाँ से किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर ये बार बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा आगे कि समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता या यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो देखिए, समान नागरिक संहिता को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आपराधिक कानून क्या होते हैं और दीवानी कानून क्या होते हैं। तो देखिए, हमारे देश में 2 तरह के कानून होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपराधिक कानून, जिसे फौजदारी कानून भी कहा जाता है। तो आपराधिक कानून या फौजदारी कानून। और दूसरा होता है दीवानी कानून या दीवानी मामले। आपराधिक मामलों में कौन कौन से मामले आते हैं? तो आपराधिक मामलों में आते हैं किसी के शरीर और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले मामले। जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उस पर आपराधिक कानून या फौजदारी कानून लगेगा। लेकिन वहीं पर दीवानी मामले जो होते हैं उनमें आपसी संबंधों से संबंधित जो मामले होते हैं वो आते हैं। आपसी संबंध मतलब जैसे पति पत्नी का संबंध कैसा होगा, पिता पुत्र का संबंध कैसा होगा, ये सब मामले इसमें आते हैं। तो शरीर और संपत्ति से संबंधित मामले आपराधिक या फौजदारी मामलों में आते हैं, जबकि आपसी संबंध से संबंधित जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना, ये सब आते हैं दीवानी मामलों के अंतर्गत। तो देखिए, हमारे देश में जो आपराधिक या फौजदारी मामले हैं उनके लिए चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो या पारसी हो, सबके लिए एक तरह के कानून हैं। यहाँ पर सभी को आईपीसी और सीआरपीसी के हिसाब से ट्रीट किया जाता है, दंडित किया जाता है। आईपीसी सीआरपीसी के हिसाब से यहाँ पर सभी के लिए बराबर कानून लागू होते हैं। लेकिन दीवानी मामलों में ऐसा नहीं है। दीवानी मामलों में हिंदू और मुस्लिम और सभी धर्मों को अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से दीवानी मामलों को चलाने का अधिकार दिया गया है। जैसे हिंदू हैं जो, वो अपने हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से, मुस्लिम हैं जो, वो अपने मुस्लिम धर्म ग्रंथों के हिसाब से ये जो मामले हैं विवाह का, तलाक का, उत्तराधिकार का, गोद लेने का, इन सब से संबंधित कानून या नियम बना सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि ये जो हिंदू अपने अलग नियम बना पा रहे हैं और मुस्लिम अपने अलग नियम बना पा रहे हैं,
इनको भी खत्म कर दिया जाए, इनको भी सेम तरह के कानून यहाँ पर भी बना दिए जाएं कि अगर गोद लेने से संबंधित कानून है तो वो हिंदू के लिए भी बराबर होगा, मुस्लिम के लिए भी वही कानून होगा। आर्टिकल 45 में लिखा है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सरकार प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल यानी उन्हें कुछ पोषण से संबंधित और उनकी शिक्षा से संबंधित अधिकार देगी, उनको कुछ पोषण और शिक्षा से संबंधित सहायता प्रदान करेगी। तो आर्टिकल 45 में पहले देखिए यहाँ पर लिखा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार सरकार प्रदान करेगी। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा सरकार ने 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनको शिक्षा से संबंधित जो यहाँ पर बातें लिखी गई थी उनको आर्टिकल 21A के तहत मूल अधिकार बना दिया और आर्टिकल 51A के तहत मौलिक कर्तव्य बना दिया। तो यहाँ पर फिर ये स्पेस खाली हो गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में कर दी गई थी। तो आर्टिकल 45 में लिख दिया गया कि 6 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको सरकार प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल मतलब उनके पोषण से संबंधित और उनके शिक्षा से संबंधित सहायता प्रदान करेगी। आर्टिकल 46 में कहा गया है दुर्लभ वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों में वृद्धि करने का सरकार काम करेगी। दुर्लभ वर्ग कौन से हैं? जैसे SC है, ST है, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इनके शैक्षिक और आर्थिक हितों में वृद्धि करने का सरकार प्रयास करेगी। फिर आर्टिकल 47 में कहा गया है पोषाहार, स्वास्थ्य और जीवन स्तर सुधारने का प्रयास राज्य या सरकार करेगी। इसी में कहा गया है मदिरापान पर रोक लगाने का काम भी सरकार करेगी। तो आर्टिकल 47 तक को आप समझ गए होंगे। अब लास्ट के जो 4 आर्टिकल और बचे हुए हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है कि सरकार या राज्य कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी, यानी उसमें ऐसी वैज्ञानिक विधियां और वैज्ञानिक तरीके खोजेगी कि कृषि और पशुपालन का बढ़ावा किया जा सके। तो आर्टिकल 48 में लिखा गया है कि कृषि या पशुपालन को बढ़ावा देने का राज्य प्रयास करेगा। इसके अलावा 48 में ही एक और आर्टिकल जोड़ दिया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से कि सरकार जो वन्य जीव हैं उनका भी संरक्षण करने का प्रयास करेगी। तो आर्टिकल 48 और 48A में कृषि, पशुपालन और वन्य जीवों से संबंधित बातें की गई हैं, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 49 में कहा गया है कि जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्मारक हैं या स्थल हैं सरकार उनका संरक्षण करने का प्रयास करेगी। तो आर्टिकल 49 में सांस्कृतिक महत्व और ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करने की बात की गई है। आर्टिकल 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण या अलगाव कर दिया जाएगा, यानी कार्यपालिका की अलग शक्तियां होंगी और न्यायपालिका की अलग शक्तियां होंगी। इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर लीजिए आर्टिकल 50। तो 50-50 में क्या किया जाता है, आधा आधा बांट दिया जाता है। तो बांटने की आधा आधा, बांट देने की आधा आधा अलग कर देने की बात आर्टिकल 50 में की गई है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों को बांट दीजिए आधा आधा, यानी 50-50। तो आर्टिकल 50 आप इस तरह से याद रखिएगा। आर्टिकल 51 या आर्टिकल 51 में कहा गया है अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने का और उनको सुरक्षित करने का राज्य प्रयास करेगा। तो इसे कैसे याद रखेंगे, आर्टिकल 51 में यहाँ पर देखिए 1 आता है। तो 1 से आपको याद रखना है कि पहली हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों को सुरक्षित रखें और अच्छा बनाए रखें। तो यहाँ पर 1 से आपको याद रखना है पहला हमारा उत्तरदायित्व तो है कि हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अच्छा बनाए रखें। तो इस तरह से आप याद रखिएगा आर्टिकल 51 से अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात की गई है। तो अब आपको नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित सभी आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। ये सभी आर्टिकल आप याद कर लीजिएगा। जहां पर भी आपको कंफ्यूजन हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन है तो एक बार रिपीट करके क्लास देख लीजिएगा, वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।